नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो पादप उत्तक था। आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा जंतु उत्तक। जैसे ही जंतु उत्तक पढ़ेंगे अपन उसके बाद एक बार कंपेयर करेंगे कि जंतु उत्तक में जो भाग हैं उनमें क्या अंतर है, और ये दोनों पार्ट कंप्लीट होते ही पादप उत्तक और जंतु उत्तक, उसके बाद में मैं इनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा जो पटवारी में, कांस्टेबल में, एसएससी में और एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं उनमें सारे में। ठीक है, तो आप ऐसे ही साथ बने रहे वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। तो आज स्टार्ट करते हैं। अपन टॉपिक का नाम है जंतु उत्तक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है एनिमल टिश्यू। ध्यान से सुनिएगा, जंतु उत्तक। ठीक है, तो जंतु उत्तक है, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होती है? मैंने बताया था कि पादप उत्तक में जो दूसरा भाग था स्थायी उत्तक, उसके अंदर कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, लेकिन इस उत्तक की सभी कोशिकाएं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस उत्तक की सभी कोशिकाएं, किसमें? जंतु उत्तक की बात करें, सभी कोशिकाएं जो होती है ना, सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? लाइव या जीवित होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। एक्सेप्शन है, जैसे अपन नाखून वगैरह की इनकी बात करेंगे, इनके अंदर जो उत्तक होता है केराटिन टिश्यू बोलते हैं जिसको, वो एक एक्सेप्शन है ना, अपवाद है, लेकिन अपवाद अपन अलग पढ़ेंगे। लेकिन अप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रोक्सीमेट बोला है मैंने, तो लगभग में कैसा होगा? जीवित उत्तक होगा। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद अपन बात करते हैं इसी के अंदर आगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि जंतु उत्तक जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है। अब अनेक प्रकार में भी लगभग कितने प्रकार है? तो मैंने अभी काउंटिंग करके नंबर नहीं लिखे, क्योंकि इसको हमें याद करना है ताकि आर्ट्स और कॉमर्स और मैथ के जो बच्चे हैं वो इन चीजों को समझ सकें। तो देखो, एक होता है इसके अंदर, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा तंत्रिका उत्तक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नर्वस टिश्यू। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है पेशीय उत्तक। ये जो पेशीय उत्तक होता है इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है दोस्तों, मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा जो भाग है इसका वो होता है, आप सब जानते ही हो, संयोजी उत्तक। सुना होगा नाम, है ना? काफी इंटरेस्टिंग है। दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि अपन ने ये नाम नहीं सुने, कहीं ना कहीं तो इनका नाम अपन ने पक्का सुना है। ठीक है ना? तो इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो और बात करते हैं। चौथा एक उत्तक होता है उपकला उत्तक। मैं दोनों मीडियम्स के बच्चों को साथ में पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ऐसा कोई, मान लो कोई वर्ड समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें ये वाला भाग समझ में नहीं आया। ठीक है ना? ओके, तो बात करते हैं संयोजी उत्तक को अपन बोला जाता है इसको कनेक्टिव टिश्यू, और इसे बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। ये इंग्लिश के वर्ड है ताकि जो यंग जनरेशन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ती आ रही है उनको भी पढ़ने में मजा आए। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब अनेक प्रकार बताए थे मैंने। अगर अनेक प्रकार में भी पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है ये? 4 प्रकार का होता है जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो इनमें से अपन अभी पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले तंत्रिका उत्तक। तो यहां पर लगे हाथ एक ट्रिक लिख लो, बहुत ही काम आएगी। ठीक है, क्या ट्रिक लिखनी है? ध्यान से सुनना। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति का मतलब समझाऊंगा अभी। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिन। उत्पत्ति कैसे होती है मतलब भ्रूण के जो स्तर होते हैं, लेयर होती है, उन लेयर का नाम बताना है। कौन सी लेयर करती है?
जो लेयर है सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भ्रूण की जो लेयर होती है टोटल होती है, मुख्य 3 लेयर होती हैं, उन तीनों लेयरों में से कौन सी किसको बनाती है और उनके क्या क्या नाम है सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम होता है, इसको बोला जाता है एपिथेलियल। इसी को एक्टोडर्मल भी बोला जाता है। समझ में ना, बाह्य त्वचा बनाती है, इसको शॉर्ट में अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं, इसको बाह्य जो स्तर होता है या त्वचा जो होती है वो इसको बनाती है। मीजोडर्मल, देखो यहां पे आ गया मस्कुलर, मस्कुलर की ट्रिक याद कर लो, मसल्स, तो इसका नाम आएगा मीजोडर्म। मीजो का मतलब होता है मध्य, ड्रम का मतलब होता है त्वचा। अब त्वचा क्या होती है, हमारे शरीर का आवरण, तो मध्य स्तर जो होता है आवरण को स्तर बोलते हैं। तो देखो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, मध्य स्तर जो होता है भ्रूण का, एक बाहर का, एक बीच का और एक अंदर का, तो यहां पर इसका निर्माण कौन सा स्तर करेगा, मध्य वाला, मिड भाग करेगा, मध्य स्तर इसका निर्माण करेगा। समझ में आ गई बात। चलो और आगे बात करते हैं। संयोजी उत्तक है, तो देखो इन दोनों में थोड़ा सा फेसिकुलेट बताता हूं, इसका सभी निर्माण करते हैं, सभी स्तरों से इसका निर्माण होता है, जबकि इसका भी आंसर हो जाएगा मीजो। मीजो मतलब ऊपर वाले का ही नाम बोला है। तो इसमें सभी कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें एक्टो भी आ जाएगा, मीजो भी आ जाएगा और एंडो भी आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, तीनों स्तर कौन कौन से आ जाएंगे, एक्टो, मीजो और एंडो। मैं सभी स्तर की जगह मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं तीनों स्तर। यहां पे मैंने कहा था ना भ्रूण के अंदर 3 स्तर है, समझ में आई भाई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अपन ने ये जो बातें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ा है कि जंतु जो उत्तक होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। ये जो चारों उत्तक है इनका हमारे शरीर में निर्माण या बनना जो होता है वो भ्रूण के स्तरों से होता है, जिनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इन ये तीनों जो स्तर होते हैं ये मिलकर बनाते हैं इनको। अब कौन सा किसको बनाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसका बहुत बार आ चुका, फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जामों में भी दे दिया, सीपीओ की जैसी एग्जामों में भी इसका नाम आ चुका है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि तंत्रिका जो तंत्र जो होता है वो, या तंत्रिका उत्तक, भाई बात एक ही है, तंत्रिका उत्तक इसका निर्माण एपिथेलियल या एक्टोडर्मल टिश्यू करता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा डाउट है आप लोगों को, मैं क्लियर कर देता हूं, जंतुओं में थीलियल नाम आता है जबकि प्लांट्स में डर्मल नाम आता है। तो इस नाम को पुरानी किताबों में लिखा मिल जाएगा लेकिन नई बुक्स में ये नाम नहीं लिखा मिलेगा। समझ में आई ना, मिल सकता है लेकिन ये पुरानी किताबों में मिलेगा। आजकल इसकी जगह ध्यान से सुनिएगा, थीलियल नाम जंतुओं में आता है, डर्मल प्लांट्स के लिए आता है। डर्मल किसके लिए आता है, प्लांट्स के लिए। ये आप लोग मान लो कि कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टीचर्स लेवल वाली, तो उसके अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। कई किताबों में आप डर्मल लिखा मिलेगा, कईयों में थीलियल लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अपन ने 4 प्रकार के उत्तक पढ़ने हैं जंतु उत्तक में, और उसमें भी कंटिन्यूअसली अपन को सबसे पहला भाग पढ़ना है जिसका नाम है जिसका नाम तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं जंतु उत्तक, और इस जंतु उत्तक का पहला भाग जो है, पहला जो प्रकार पढ़ रहे हैं उस पहले प्रकार का नाम है तंत्रिका उत्तक। नर्वस टिश्यू।
ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बता रखा है कि उत्तक का मतलब क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं इसको ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी अपन बात करेंगे वन बाय वन। ओके, तो स्टार्ट करें अपन तंत्रिका उत्तक। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इस उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। समझ में आई? इंग्लिश में इनको नर्व सेल्स बोलते हैं, इन्हें ही इंग्लिश में नर्व सेल्स बोलते हैं। किस में बोलते हैं? इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। इसे ही न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन, हिंदी में लिख देता हूं, इसे भी न्यूरॉन कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, आप चाहो तो या और लिख दो, है ना। लेकिन बायोलॉजी में इनको दो नाम और भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कि देखो ये रहा, हमारे शरीर का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? मनुष्य की। अपन सारे क्या है? मनुष्य तो है, ह्यूमन। तो देखो, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। समझ में आई ना बात? चलो, क्वेश्चन बनता है सब, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो देवियों और सज्जनों, इसकी जो लंबाई होती है वो ऐसे लिखी जा सकती है कि लगभग 1 मीटर होती है। अब 1 मीटर ऑप्शन में ही नहीं है, और मान लो कि उसमें अप्रोक्सीमेट ना देकर एक्चुअल वैल्यू पूछ ली, तो अपन क्या बोलेंगे उनको? 90 सेंटीमीटर। ये इसका एक्चुअल मान है 90 सेंटीमीटर, तो लगभग 1 मीटर ही हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है ना। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, एक और भी नाम से जाना जाता है इसी तंत्रिका कोशिका को। यह तंत्रिका कोशिका समूह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो देखो बेटा जी, बात यहां पर यह आ रही है कि इसे एक नया नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूनतम पुनरुद्ध भवन की क्षमता वाली कोशिका। यहां पर एक नया नाम निकल के आया है। क्या नाम निकल के आया है? न्यूनतम के आगे लिखा हुआ है पुनरुद्ध भवन की क्षमता। तो देखो, ये जो पुनरुद्ध भवन है इसका अर्थ समझते हैं। पुनः का मतलब होता है दोबारा, उद्भवन का मतलब होता है बनना, न्यूनतम का मतलब होता है कम, बहुत कम। मतलब ये वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर दोबारा बनने की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। मतलब यदि ये एक बार अगर नष्ट हो जाए तो इनमें दोबारा बनने की क्षमता कम होती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के सिर वगैरह में अगर मान लो चोट लग जाती है तो वो कोमा में चला जाता है। फिर कोमा से बाहर आने में उसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या हो सकता है कि वो दोबारा आए ही नहीं। तो मैंने क्या लिखा है? न्यूनतम मतलब सबसे कम। मैंने ये नहीं लिखा कि होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। समझ में आ रही है ना। तो न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, मिनिमाइज फॉर्म में होती है। तो अगर ये एक बार अगर नष्ट हो जाए तो इसको बनने में बहुत लंबा टाइम या बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है ना। इसलिए हमेशा हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो। जहां पर भी जाओ, व्हीकल से, टू व्हीलर से जाओ तो हेलमेट जरूरी है। अगर कार व्हीकल वगैरह अपन चलाते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमारे सिर का स्टेयरिंग के भिड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है भाई, है ना। तो मेरे भाई लोगों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि
नर्वस सिस्टम का अगर कोई पार्ट अगर एक बार डैमेज हो गया उसमें दोबारा बनने की क्षमता बहुत कम होती है, तो हो सकता है कि मेमोरी लॉस हो जाए या फिर वो काम करना ही बंद कर दे, क्योंकि नर्वस सिस्टम में याददाश्त से संबंधित होता है ना, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अभी अपन आगे बात करते हैं, ये इसका जनरल विशेषता होगी कि भाई तंत्रिका ऊतक वो किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये तंत्रिका कोशिकाओं के बहुत सारे नाम थे, नर्व सेल, न्यूरॉन, पुनरुद्धावन की क्षमता न्यूनतम रखने वाली कोशिकाएं, या हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं, ये सारे ही इसके नाम थे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, इस तंत्रिका ऊतक में ही पढ़ते हैं। देखो बेसिक चीजें हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनता रहता है कई बार। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की, तो तंत्रिका का चित्र बनाकर अपन इसके बहुत सारे अपन इसके भाग पढ़ेंगे, और उन भागों के क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, और वो भाग होती हैं उन विशेष जो भाग हैं उन भागों की अपन विशेषता पढ़ेंगे। तो जब अपन इनका चित्र बनाएंगे तो हमारे कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 3 मुख्य पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि तंत्रिका के कौन कौन से भाग होते हैं, जो तंत्रिकाएं जो होती हैं उनके अंदर उन भागों की क्या विशेषता होती है, और वो है ना जी क्या क्या कार्य करते हैं। तो पार्ट्स, उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और फंक्शंस अपन रीड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसी भाग में आगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसका चित्र, डायग्रामेटिक फॉर्म बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि अब शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा, इजी है समझने में, आपको आसानी रहेगी। नहीं पढ़ोगे घर जाके मन में कहीं पर भी बैठे होंगे, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो चीज आपको नहीं आती है हमें उस भाग को सीखना है, उसे हमें तैयार करना है जहां पर भी, क्योंकि डिजिटल वर्ड है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीजों को। ये मैंने एक ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म बनाया इसका, ताकि आप लोग इसको समझ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी भाग में। यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी बीच के अंदर, इस तरीके से बना हुआ देगा, ये पार्ट वो लिंकर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे दाने नुमा कण होंगे, देखो ऐसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है बेटा जी, देखते रहिएगा। उसके बाद में इसके नीचे की ओर ऐसे दाने नुमा संरचनाओं के बाद में जो लंबा सा भाग बना हुआ दिख रहा है, इस भाग के नीचे की ओर अपन को ये संरचनाएं भी दिखाई देंगी। फिर इसके ऊपर भी अपन को इस तरीके से तंत्रिकाएं जुड़ी हुई दिखाई देंगी। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई गैप सामने ही हो, ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो ये इनके अंदर बीच में मैंने केंद्रक बनाया है ये, तो ये इन कोशिकाओं का क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अपन बेसिक से पढ़ेंगे, अपन इतना डीपली भी नहीं पढ़ेंगे कि आप लोगों को ये लगे यार सर हमें समझ में भी नहीं आ रहा, और इतना बेसिक भी नहीं पढ़ेंगे कि यार सर ये तो हर कोई पढ़ा देता है, ठीक है। आप कंपेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ओके दोस्तों, चलो बात करते हैं। तो देखो ये इसका जो पूरा का पूरा जो बना हुआ है यहां से यहां तक का, ये पूरा जो है वो एक पहला भाग है, ठीक है। चलो फिर यहां से जो स्टार्ट हो रहा है वो ये इसका दूसरा भाग है, और ये जो इसका दिखाई दे रहा है ये इसका तीसरा मुख्य भाग है। मतलब एक बात तो मेरे क्लियर हो गई कि इस डायग्राम से, कि इस डायग्राम में जो मैंने तंत्रिका की जो चित्र बनाया है उसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। दूसरा जो दिमाग में जो क्वेश्चन दौड़ रहा था वो ये दौड़ रहा था ना कि इनके कौन कौन से भागों में कौन कौन से और पार्ट बने होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखो इसके अंदर भी इसका पहला भाग है, एक ये है, दूसरा जो भाग है वो ये वाला भाग है, तीसरा ये वाला भाग है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसके अंदर जो भाग नंबर दूसरा है इसके अंदर एक तो इसको बताना है। अब इसके ऊपर भी एक डायग्रामेटिक चित्र रह गया, आप इसको इस तरीके से ढकोगे, आप अपन इस पे डिस्कशन करेंगे पूरे पे। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
इसका ये पहला भाग है, इस पहले भाग के ऊपर ये दूसरा इसका भाग है, ये इसका तीसरा भाग है। समझ में आई ना बात? तो ये जो पूरा जो पढ़ रहे हैं, इस पूरे भाग के अंदर भी कितने भाग बने हुए हैं? 3 भाग बने हुए हैं। जबकि इसके अंदर जो बनेगा ये इसका पहला भाग है और ये इसका मुख्य या दूसरा भाग है। तो तीसरे भागों को दूसरे भाग में भी, सॉरी, 2 भागों में बांटा गया है, अलग अलग रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ये जो नीचे वाले भाग होते हैं ये शाखित नहीं होते, जबकि इसमें से इस तरीके से शाखाएं निकली होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखिएगा, अपन बात करते हैं, इनको बोला जाता है डेंड्रोन। मूव करा दो इसको एक बार कैमरे को, ठीक है, क्योंकि डायग्रामेटिक है, इधर पूरा समझाना पड़ेगा। ओके, तो डेंड्रोन या इसी को बोला जाता है डेंड्राइट। जबकि दूसरा जो भाग है मैंने बनाया, इनको, ये दाने नुमा होते हैं, इनको नाम दिया जाता है निसलकण। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है केंद्रक। डेंड्रोन जो होता है वो मुख्य शाखा का नाम है, याद रखिएगा, मुख्य मेन ब्रांच है। और उसके जो पार्ट जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये जो है इसके अंदर ये शाखा निकली हुई है, ये शाखा निकली हुई है, ये इसका पार्ट है। लेकिन जो बीच में जो खुद चल के जो आ रही है इस तरीके से, ये है डेंड्रोन। समझ में आई ना बात? तो समझिएगा इस चीज को। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा कि सर हमें कलर क्लियर दिख रहा है आपको, हरा कलर? तो चलो जी, अपन देखो फिर से देखते हैं इस चीज को। इनको बोला जाता है डेंड्रोन और डेंड्राइट। डेंड्रोन मुख्य शाखा है, जबकि डेंड्राइट उसमें से निकली हुई शाखाएं हैं। ओके, इनके भागों के नाम याद करते हैं। ये जो केंद्रक वाली जो अंदर की ओर बनी हुई दिखाई देती है, ये कोशिका का नाम है। इसको नाम दिया जाता है श्वान कोशिका। क्या नाम दिया जाता है? श्वान कोशिका। अब वो श्वान मत लिख देना जिसमें कुत्ता बन जाता है ना, शंकर वाला से ऐसे शायद कुत्ता बनता है शायद, है ना। चलो अपन इसी के बारे में बात करते हैं। और देखिएगा, तो ये दीजिए, बी भाग की बात करते हैं अपन। ठीक है, बी भाग में देखो इसका ये आवरण है, ये क्या है? आवरण। इस आवरण का नाम क्या है? माइलिन आवरण। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरे भाग की। ये इन दोनों के बीच में खाली स्पेस है, ये क्या है? स्पेस है। स्पेस का मतलब है जगह, जो खाली जो जगह बची है उसका नाम है रेनवियर संधि। जो नीचे वाला जो नाम दिया देखो, इसमें भी ये शाखा सी निकली दिख रही है, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? इस चीज का ध्यान रखिएगा, इनके नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेंड्राइट्स आगे की ओर भी होते हैं और पीछे की ओर भी होते हैं, और इनको कहा जाता है सिनेप्टिक घुंडी। अब घुंडी के लिए नाम क्लेफ्ट भी आता है, CLEFT, क्लेफ्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इनको क्या नाम दिया जाता है? डेंड्राइट। और दूसरा जो गोल सा बना हुआ दिखाई देता है उन्हें कहा जाता है सिनेप्टिक घुंडी। ओके दोस्तों, अब इसके भाग हो गए। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा। तंत्रिका जो कोशिका है उसके कितने भाग होते हैं? मुख्य 3 भाग। फिर उन भागों के भी भाग होते हैं। पहले भाग के कितने मुख्य भाग हैं? 3। दूसरे के भी कितने हैं? 3। लेकिन तीसरे के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। क्या क्या नाम है देख लीजिएगा एक बार। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला भाग कौन सा है। तो पहला जो भाग होता है उसे कहा जाता है एक्सोन। क्या कहा जाता है? एक्सोन। दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना, सॉरी, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको एक्सोन और इसको साइटोन। और तीसरा जो आएगा इसको कहा जाता है एंड पार्ट। ठीक है,
अंतिम भाग या एंड पार्ट। और मैंने बताया था एंड पार्ट जो होता है वो एक मुख्य नाम रखता है, इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक घुंडी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ में ही ना। तो पहला भाग क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, साइटोन। इसी का दूसरा नाम होता है, इसे कहा जाता है सेल बॉडी। समझ में ही ना। तो यहां पर अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो तंत्रिका जो होती है हमारे शरीर में, उसके मुख्य भाग कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, साइटोन, दूसरा एक्सोन, और तीसरा अंतिम भाग या एंड पार्ट। एंड पार्ट का दूसरा नाम क्या है, सिनेप्टिक। अब देखो क्लेफ्ट भी बोलते हैं इसे, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आता, आधा कैलेफेट याद रख लोगे ना, क्लेफ्ट। इस गुंडी को नोड भी लिख सकते हैं, NODE, याद रखिएगा, नोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें समझ में आ गई। चलो, तो अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनमें ही बनते हैं, और उनके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन तीनों भागों के जो 3 मुख्य भाग हैं, इन 3 मुख्य भागों के एक एक विशेष गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, याद रखना। साइटोन होता है वो तंत्रिका का अग्र भाग होता है। कैसा भाग होता है, आगे का भाग होता है। तो इट इज द एंटीरियर पार्ट या फर्स्ट पार्ट। ये सबसे चौड़ा भाग होता है तंत्रिका। देख लो आप लोग, सबसे चौड़ा है या नहीं है, मान लिया अपन ने। चलो, लेकिन एक चीज और याद रखना कि ये जो भाग है ना, ये तारे नुमा बना हुआ है, यही अग्रभाग है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो, दूसरा जो भाग होता है ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से बना होता है। तो देखो, ये दूसरा भाग होता है, ये तंत्रिका का अन्य भागों से अपन क्या बोल सकते हैं कि सबसे लंबा भाग है। और इसी सबसे लंबे होने के कारण, इसी भाग के कारण याद रखना, तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका है, तो सबसे लंबी मान लिया, लंबाई ज्यादा है, वो कौन से भाग के कारण है, साइटोन, एक्सोन, या फिर सिनेप्टिक नोड, या चौथा सभी ऑप्शन में आ गया, तो आंसर क्या करेंगे अपन, एक्सोन भाग। याद रख लोगे ना। चलो जी, तीसरा भाग है, इसकी भी मुख्य विशेषता होती है। क्या मुख्य विशेषता होती है इसकी, देखो, पहली, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी बात, इससे तरल पदार्थ स्रावित होता है। इस तरल पदार्थ का एक नाम होता है, क्या होता है, नाम। याद रखना, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब तंत्रिका, ट्रांसमीटर का मतलब स्थानांतरित होना, मतलब यहां से द्रव के रूप में वो लिक्विड यहां पर टपकता है और कोई दूसरी जो तंत्रिका होती है ना, उसके ऊपर गिरता है। समझ में ही ना। तो ये लिक्विड दूसरी तंत्रिका के धागों पे गिरता है, तो बीच में खाली जगह रह गई, नहीं रह गई, तो इसका भी नया नाम होता है, इसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, अगर मान लो एग्जाम में आ गया सिनेप्स क्या है, तो क्या लिखेंगे अपन, दो तंत्रिकाओं के मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स। जहां पर क्या पाया जाता है कि द्रव पाया जाता है, और उस द्रव का नाम क्या है, तो क्या लिखोगे, न्यूरोट्रांसमीटर। कहां से स्रावित होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, तीसरे भाग की घुंडियों से, सिनेप्टिक नोड से। समझ में आई क्या भाई, बोलो। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ज्यादा डीपली इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अब कुछ पॉइंट रह गए जिनके ऊपर अपन ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है।
ज्यादा बड़ा नहीं है, इनके बेसिक्स भाग याद रखने हैं। तो अभी अपन इनके सबके बेसिक पार्ट याद करते हैं, इन्हीं के डेंड्रोन या डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में देखो, ये क्या होते हैं इनके बारे में लिख देंगे अपन, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें थी जो कोई भी बता सकता है। मैंने बताया था ये 3 भाग होते हैं, इन तीनों की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी विशेषता यहाँ लिखी है, दूसरे की यहाँ लिखी है और तीसरे भाग की नीचे लिखी है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो देखो इनको बोल देंगे कि ये संवेदी अंग से जुड़ी होती हैं। संवेदी अंग से जुड़ी होंगी मतलब त्वचा से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले संवेदना ग्रहण तंत्रिका का कौन सा भाग करेगा, आंसर हो जाएगा डेंड्रोन। तो हमारी त्वचा से क्या होगा, जैसे ये अपनी त्वचा है, इस त्वचा से ऐसे जुड़े होते हैं ये धागे। अब ये मान लो अपन ने त्वचा, तो त्वचा पर कुछ भी मैंने टच किया तो सबसे पहले किसको मिलेगी सूचना, इनको। फिर यहां से सूचना ऐसे ऐसे स्थानांतरित होते ऐसे जाएगी, ऐसे। समझ में आई ना। तो ये किधर से होगी, आगे से पीछे की ओर सूचना स्थानांतरित होगी कि मुझे कोई टच कर रहा है। तो त्वचा के सबसे पास में टच कौन होता है बताओ, संवेदी अंग के, तो आंसर आएगा डेंड्रोन। ये पहला भाग का कार्य पूरा हो गया। दूसरा जो नाम लिखा है यहां पे देखो, निसलकण, ये रहा। ये बोल देना अपन को आरएनए, ये ठीक है ना, समझ गए। तो निसलकण किसके बने होते हैं, अपन बोल देंगे आरएनए के बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं आरएनए के बारे में, निसलकण के बारे में डिटेल से। तो मैं इधर के भाग को खाली कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। मैंने वहां पर क्या बोला है, ध्यान से सुनना। निसलकण, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निसलकण के बारे में पढ़ रहे हैं। साइंस के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ो याद रखना उसका किसी ना किसी पॉइंट से संबंध होता है, और वो संबंध याद रखना पड़ता है, वरना आंसर अपना गलत हो सकता है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, निसलकण जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो देखो इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि वो आरएनए के बने होते हैं, जो मैंने वहां पर लिखा है। और किसके बने होते हैं, साथ में प्रोटीन के बने होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो आरएनए और प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। लेकिन मान लो कि लेकिन कुछ एग्जामों में इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे आरएनए सीधा नाम नहीं दिया, ठीक है ना, और क्या नाम दे दिया, आरएनए के बने की जगह राइबोसोम युक्त आरएनए के बने होते हैं, सॉरी से बने होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर आरएनए नाम आ गया, लेकिन वो आरएनए के साथ में एक नाम आ गया। शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, या करके बता रहा हूं, या का मतलब इसी चीज को अपन रिकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि आरएनए युक्त होते हैं। आर का मतलब क्या हो गया, राइबोसोम। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन को याद रखना ही है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर अपन ने थोड़ा सा भी अगर अवॉइड कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। दूसरा, इस आरएनए के साथ में अब ये अमीनो अम्ल बनवाएगा, और अमीनो अम्लों से आगे क्या बनेगी, प्रोटीन। तो प्रोटीन भी इसमें होती है। तो ये जो दोनों भाग है, ये निसलकण को कौन कौन बनाते हैं, एक तो आरएनए और एक प्रोटीन। अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कोशिकांग निसलकण के निर्माण में सहायता करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनिल। समझ में आई ना बात। चलो जी, अब ये हो गया इसका बना हुआ किसका होता है, क्लियर हो गया सबको। अब इंपॉर्टेंट बात है दूसरा, ये निसलकण क्या कार्य करता है। तो इसका देखो मैंने यहां पर नाम लिखा था न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने इसको क्यों नहीं हटाया, ताकि ये चीज आपको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई, निकलता है, देखो स्रावित होता है, बताया था मैंने। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का निर्माण करता है। बस इसी चीज को अगर आपने अगर वर्डिंग दे दिए तो आपका क्वेश्चन सही है।
न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण कौन करता है और श्रावण सिक्रेशन कौन करता है? इन दोनों चीजों को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का भी भाग है, तंत्रिका कोशिका। तो ये आपको इतना परेशान करेगा कि आप इसको फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली पढ़ लिया तो आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो अपन ने पहला पॉइंट डेंड्रोन क्लियर कर लिया, दूसरा निचलकर्ण कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे केंद्रक। तो देखो इसका जो केंद्रक होता है ना, ध्यान से सुनना, भाग नंबर दूसरा पढ़ेंगे अपन, इसका नेक्स्ट तीसरा भाग केंद्रक। अब देखो बात करते हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो पहले भाग में तीसरा भाग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केंद्रक। पलक भी झपकाने से पहले सोचना पड़ेगा कि अपन थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना कर दें। ये जो केंद्रक है इसकी दो बातें अपन को याद रखनी है, हमेशा याद रहेगा। क्या याद रखना है? पहली बात, ये जो केंद्रक होता है ना, इसमें विभाजन की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है, याद रख लेना भाई। ठीक है, अब लिखोगे सर क्यों, इसका कारण क्या है? तो इस क्यों का आंसर एक ही होगा, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाई जाती, मतलब सेंट्रियोल अनुपस्थित होती हैं। तो स्टार कर लो इस क्वेश्चन को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता कम पाई जाती है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नया नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, एक ही केंद्रक होता है, और ये जो केंद्रक होता है ये शांत प्रकार का होता है। ये इसकी दो बातें हैं। तो दूसरी बात क्या याद रखनी है कि एकल केंद्रक होता है इस कोशिका का। ठीक है ना, तो ये पहले भाग की तीनों विशेषताएं क्लियर हो गई, कोई समझाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको और क्या क्या होता है। चलो अब भाग दूसरे की बात करते हैं। भाग नंबर दूसरा है, उसको एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन में पहला भाग है उसका नाम है श्वान कोशिकाएं। तो पहला काम क्या याद रखोगे श्वान कोशिका का, ये भी एक केंद्र की कोशिका होती है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई ना? कितने केंद्र की होती है? एक केंद्र की कोशिका होती है। दूसरी विशेषता, यह क्या कार्य करती है? तो यह जो कार्य करती है वो क्या है? देखो, माइलिन आवरण का निर्माण करती है। ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ माइलिन आवरण। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर माइलिन आवरण क्या काम करता है ये बताओ, तो देखो माइलिन आवरण जो होता है ना, ये पहले मैं बता देता हूं किसका बना होता है। तो ये बना होता है सफेद वसा का। पहली पॉइंट, क्या कार्य करता है ये माइलिन आवरण? तो देखो, तंत्रिकाओं में जो संवेग होता है उन तंत्रिका संवेग को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? तो याद रख लेना, ब्रैकेट में बढ़ा देता है, उनको तेज कर देता है। संवेग का मतलब सूचनाओं को, ठीक है ना, जल्दी जल्दी सूचनाओं को स्थानांतरित करने में सहायता करता है। तो दो पॉइंट याद रख लेना। क्या याद रखना है? श्वान कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक केंद्रक है, चित्र में दिख रहा है। ये अपने बाहर की ओर क्या बना रही है? देखो ये आवरण बना रही है। इस आवरण का क्या नाम है? माइलिन आवरण। अगर माइलिन आवरण का क्वेश्चन आ जाए किसका बना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सफेद वसा का। अगर पूछ ले कि क्या कार्य करता है, तो बोल देंगे तंत्रिका संवेग को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता है? कम करता है, ज्यादा करता है, स्थिर करता है या रोकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ाता है।
याद रख लोगे ना, टफ नहीं है। चलो तो लास्ट एक और पॉइंट रह गया इसी का ही, रेनवियर संधि। तो देखो सी भाग है उसका नाम है रेनवियर संधि। ये क्या काम करती है? तो यहां पर क्या होता है, देखो रेनवियर संधि में क्या होता है, याद रखना माइलिन अनुपस्थित होती है, इसलिए यहां से सोडियम और पोटेशियम पंप कार्य करता है। तो माइलिन अनुपस्थित होने के कारण क्या लिखेंगे यहां पर, सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप को कार्य करने के लिए कौन सी जगह चाहिए बताओ, रेनवियर संधि। रेनवियर संधि कहां पाई जाती है, तो मैं बोल दूंगा श्वान कोशिकाओं के बीच में। देखो एक श्वान कोशिका ये रही, दूसरी ये रही, दोनों के बीच में जो ये खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, रेनवियर संधि स्थल हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना सा याद रखना, इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता आप लोगों के। ठीक है, लास्ट में डेंड्राइट मैंने फिर समझाया था, देखो यहाँ पर कि ये खाली एक धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनेप्टिक घुंडी। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं सिनेप्टिक घुंडी की। किसकी बात करते हैं, तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। देखो ये रहा, जिसके अंदर मैंने ख लिखा है, क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनना, सिनेप्टिक घुंडी। इसी को ही घुंडी की जगह इसको नोड लिखा जा सकता है, इसी को एक क्लेफ्ट लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ये ऐसी होती है दिखने में, ऐसी। इस सिनेप्टिक के दो इसके कार्य याद रख लेना, और कार्य मैंने यहां पे भी बताया ना। तो देखो क्या कार्य होता है, यह न्यूरो ट्रांसमीटर को स्रावित करता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रख लोगे। अब तुम कहोगे सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरो का मतलब तंत्रिका, ट्रांसमीटर का मतलब होता है स्थानांतरण करना। क्या करना, स्थानांतरण। तो तंत्रिका में एक द्रव होता है, उससे क्या करता है, स्थानांतरित करता है, यहां से टपकाएगा दूसरी तंत्रिका पर। अब देखो इसी को मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूं। ऊपर से एक तंत्रिका आई, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे धागे जुड़े हुए हैं, देखो आराम से देखो, इस तरीके से ये घुंडी है, ये यहां पर दूसरी तंत्रिका बनी हुई है, ये इस तंत्रिका के धागे हैं। अब समझना ध्यान से, यही चीज इंपॉर्टेंट है। यहां से ये द्रव टपकेगा, टपक कर इन पर गिरेगा, यहां से ये द्रव टपकेगा और टपक कर इन पर गिरा। कहां से निकला, इन घुंडियों से। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। किस पे गिर रहा है, इसका क्या नाम है, तो देखो डेंड्राइट। ये जो मैंने बताया था, ये भी डेंड्राइट है और ये भी डेंड्राइट है। तो ये जुड़ी किससे होती है, डेंड्राइट से। इनका द्रव किस पे गिरता है, डेंड्राइट पे। तो बीच में, इन दोनों के बीच में खाली स्थान है, और इसे क्या कहा जाता है, इस खाली स्थान को सिनेप्स। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर गति करता है, तो सिनेप्स में। न्यूरोट्रांसमीटर किस रूप में गति करता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव रूप में। समझ में आ गई ना। तो ये तीन क्वेश्चन है जो याद रखने हैं आपको। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से रूप में फ्लो होता है, द्रव रूप में। तंत्रिका से सूचना एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका पर कौन से भाग को कवर करके जाता है, तो देखो सिनेप्स भाग को। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, इसी को इस भाग के कारण, इसे या लिख देता हूं, इसे सिनेप्टिक द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिनेप्स भाग में ये द्रव होता है, तो सिनेप्टिक द्रव भी बोल देते हैं। इसमें क्या होती है, इसके अंदर सूचना उपस्थित होती है।
कौन सी सूचना कि मुझे कोई टच कर रहा है, वो सूचना इस तरीके से गति करती रहेंगी और ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर से ब्रेन की ओर जाएंगी और ब्रेन को पता चलेगा कि हमें कोई टच कर रहा है। समझ में आया ना? तो इसके अंदर यही, इसी भाग के अंदर यही मुख्य पॉइंट थे जो हमें याद करने हैं। तो याद रखना, डेंड्राइट ऊपर भी लिखे हैं और नीचे भी लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको पटवार हुआ, कांस्टेबल हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, सीपीओ एग्जाम हुआ, एससी एग्जामों के लिए बेसिक। अब आपको किसी ज्यादा बुक प्रिफर करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दो बातें याद आ जाएंगी कि एक तो अपन ने क्या पढ़ा है, एक उनको किस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है कि उसका आंसर ये होगा। ठीक है ना? तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।